नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। 29 जनवरी 2021 यानी आने वाले 4 दिनों बाद शुक्रवार के दिन मुंबई में शुरू होने जा रहा है टीआरपी स्कैम का ट्रायल मुंबई की एक अदालत में। इस ट्रायल पर पूरे देश की नज़र टिकी रहेगी, हमारी नज़र टिकी रहेगी, आपकी नज़र टिकी रहेगी। बहुतों के लिए कह सकते हैं कि जिन्हें आजकल नाम दिया गया है भक्त, उन भक्तों के लिए ये ट्रायल एक राष्ट्रवादी बेहद ईमानदार पत्रकार श्री अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस द्वारा जबरन फंसाया जाना, उनको गिरफ्तार किया जाना, उनको प्रताड़ित किया जाना, उन्हें बगैर किसी कसूर उनकी छवि को डैमेज करने का ट्रायल होगा। तो बहुत ऐसे लोगों के लिए, जिनमें मैं खुद को भी शामिल मानता हूं, नॉन भक्तों के लिए जो अब अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए अर्नब गोस्वामी जो पीतृ पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म के सिरमौर हैं, उनका ट्रायल बहुत रोचक होगा। हम लोग बड़ी व्यग्रता से इस ट्रायल का इंतज़ार बहुत समय से कर रहे हैं। इस ट्रायल के शुरू होने, इस मुकदमे के शुरू होने से ठीक पहले ही लेकिन अचानक गत सप्ताह मुंबई की क्राइम ब्रांच द्वारा जो एडिशनल चार्जशीट इस टीआरपी स्कैम मामले में अदालत में दाखिल की गई। आपको मैं बता दूं, ये लगभग 3000 पेज की एडिशनल चार्जशीट है जो मुंबई की पुलिस ने, वहाँ की क्राइम ब्रांच ने दायर की है अदालत में। इसके कुछ अंश मीडिया में रिलीज़ हो गए और ये अंश थे लगभग 500 पेज की श्री अर्नब गोस्वामी जी और बार्क। पहले आपको बार्क बता दूं, बार्क है टीआरपी तय करने वाली एजेंसी का नाम, ब्रॉडकास्ट रिसर्च ऑडियंस काउंसिल। इस ब्रॉडकास्ट रिसर्च ऑडियंस काउंसिल के पूर्व या तत्कालीन सीईओ पार्थो दास गुप्ता के बीच चली व्हाट्सएप चैट। ये व्हाट्सएप चैट रिलीज़ हो गई। 500 पेज का ये जो चैट है, इसको मैं व्हाट्सएप बॉम्ब कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस व्हाट्सएप बॉम्ब के बाद जो कि पार्थो गोस्वामी और पार्थो दास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी के बीच बड़ी चटपटी चैट है, उसने भारतीय पत्रकारिता के एक भयावह सच को सामने लाने का काम किया है। और वो है भारतीय पत्रकारों का दलाली के दलदल में घुसकर उसका अनिवार्य हिस्सा बन जाना। रिपब्लिक टीवी के नंबर 1 होने, या वो कैसे नंबर 1 हुआ, कैसे टाइम्स नाउ इंग्लिश न्यूज़ चैनल नंबर 1 हुआ, ये इसका एक दूसरा पार्ट है। मैं समझता हूँ जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, वो पार्थो और अर्नब गोस्वामी के बीच की इस चैट में ये मुद्दा नहीं है कि कैसे इनको पुलवामा अटैक के बारे में पहले से खबर लग गई थी या अन्य बातें इसमें जो कही गई हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय पत्रकारिता का काला सच जो खुलकर सामने आ गया है। आपको दोस्तों याद दिला दूं, आपातकाल के काले दिनों में, इन द डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी इन 1975, पत्रकारों पर बड़े दमन की बातें आई थी, सभी का दमन हुआ था और पत्रकारों के कंप्रोमाइज्ड हो जाने, सत्ता के साथ मिल जाने की खबरें भी आईं। बाद में देश के सूचना मंत्री बने, जब सत्ता परिवर्तन हो गया था, देश के सूचना मंत्री बने लाल कृष्ण आडवाणी जी का एक कथन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने पत्रकारों पर तंज कसते हुए कहा था कि इमरजेंसी पर आपको केवल घुटनों के बल बैठने को कहा गया था, लेकिन आप लोग तो रेंगने लगे। आज क्या स्थिति है? आज रेंगना या घुटने का बल बैठना जैसा नहीं है। आज सारा का सारा मीडिया, विशेषकर मुख्य धारा का मीडिया, सत्ता द्वारा हस्तगत कर लिया गया है बजरिए बड़े पूंजीपतियों के। पूरा का पूरा मीडिया झूठ का सैलाब पैदा करने वाला एक तंत्र बन चुका है। इस व्हाट्सएप चैट पर वापस आता हूं, जिसमें पार्थो कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी जी से, मैंने टीआरपी को लेकर आपको बड़ा सपोर्ट किया है,
बाकी सभी चैनलों को जाम कर दिया है। और जब वो जाम करने की बात कर रहे हैं तो उसमें वो रजत शर्मा जी का हिंदी न्यूज़ चैनल इंडिया टीवी की बात कर रहे हैं, टाइम्स नाउ अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। जाम कर दिया से मतलब कि जो रेटिंग बार्क दे रहा है उसमें बताया गया है कि रिपब्लिक टीवी इज़ नंबर 1, बाकी सब बेकार। और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है इन चैनलों की अर्थव्यवस्था पर। विज्ञापन दाता उन्हीं चैनलों को ज़्यादा वो एडवर्टीजमेंट्स देते हैं जो कि टीआरपी रेटिंग्स में टॉप में चल रहे होते हैं। पार्थोदास गुप्ता कहते हैं कि हमने नंबर 1 से टाइम्स नाउ को कपटपूर्ण तरीके से बेईमानी करके नंबर 2 पर ला दिया है। पार्थोदास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी एक समय में इसी चैनल, अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाउ में काम किया करते थे। इन दोनों महानुभावों की यह चैट जो कई सौ पेजों की है, 500 पेज की चैट बताई जा रही है, वो सत्ता के साथ अर्नब गोस्वामी के रिश्तों, बड़े पत्रकारों का सच और भारतीय लोकतंत्र की बदहाल दशा को मित्रों सामने लाता है। आपको पूरे देश को याद रखने वाली एक आत्महत्या हुई थी जून 2020 में। ऐसी आत्महत्या जो पूरी तरह मामूली थी लेकिन उसको गैर मामूली बना दिया गया था। हम कोविड काल से गुजर रहे थे और देश की अर्थव्यवस्था, देश में बढ़ रही बेरोजगारी, बढ़ रही महंगाई, नाना प्रकार की समस्याओं से हमारा ध्यान भटकाने के लिए इस मामूली आत्महत्या को बजरिए कथित बड़े चैनल, बड़े पत्रकार एक रहस्य में बदल दिया गया और पूरा देश का दिमाग उस दिशा में डाल दिया गया था। इस मुल्क में जहां हजारों किसान आत्महत्या प्रतिवर्ष करते हैं, यह देश और इस देश की जनता को उनकी आत्महत्या से कुछ लेना देना नहीं होता, कोई याद नहीं करता। लेकिन यह आत्महत्या जो बराए मेहरबानी अर्नब गोस्वामियों के कारण, और अर्नब गोस्वामियों से मेरा तात्पर्य सभी मुख्यधारा के वे चमकते दमकते टीवी एंकर्स हैं जिन्होंने एक आत्महत्या को इतना महान बना दिया, इतना महान बना दिया, जो 29 जून को हुई थी, जो कि जून 2020 में हुई थी, कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, कई पीढ़ियों के लिए यह सेल्फ मर्डर, ये आत्महत्या एक केस स्टडी बन चुका है। बहरहाल सुशांत सिंह राजपूत नामक एक अभिनेता की आत्महत्या को इन कथित न्यूज़ एंकर्स ने जिस प्रकार जनता को परोसा, वह भारतीय पत्रकारिता के इतिहास के जो सबसे शर्मनाक पन्ने हैं, सबसे शर्मनाक अध्याय हैं, उनमें से एक बन चुका है। इस एक्टर की मित्र रिया चक्रवर्ती का मीडिया ट्रायल, अर्नब गोस्वामी का पागलों की तरह अपने चैनल में चीखना, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, सबसे तेज कहलाए जाने वाले चैनल के रिपोर्टर का चिल्लाना, दीपिका क्या आप ड्रग्स लेती हैं? मानो यदि दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेती हैं तो उससे देश का भारी नुकसान हो रहा हो और किसानों की आत्महत्या से ज़्यादा बड़ा मुद्दा हो। एक नामी गिरामी एंकर का कहना, फीमेल एंकर का कहना अपने चैनल में कि चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही सीबीआई एजेंसी के साथ हैं और उस पर नज़र रखें, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद शुरू हुआ इन गोस्वामियों के द्वारा महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार का ट्रायल। मीडिया गोस्वामियों ने उद्धव ठाकरे सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ जहर उगलना शुरू करा, एक माहौल बनाना शुरू करा कि उद्धव ठाकरे जानबूझकर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को आत्महत्या करार देना चाह रहे हैं, जो कि दरअसल एक हत्या है। बाद में आपको क्या सामने आया जानते हैं। सीबीआई तक मान चुकी है, एम्स की रिपोर्ट कह चुकी है सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु आत्महत्या थी। बहरहाल मृतक के पिता, सुशांत सिंह राजपूत के पिता की शिकायत, उनको इतना उकसाया गया कि उनको भी यकीन आ गया उनके बेटे की हत्या हुई है और उन्होंने बिहार में, जहाँ के वो रहने वाले हैं, वहाँ शिकायत दर्ज कराई। और देखिए हमारे सुशासन बाबू का कमाल, नीतीश कुमार जी का कमाल, हत्या का स्थान मुंबई, अभिनेता रहने वाला मुंबई में, पिताजी की लेकिन शिकायत को उन्होंने एफआईआर को दर्ज करवाते हुए मामले की संस्तुति सीबीआई से कराने का निर्णय लिया और केंद्र सरकार को भेज दिया। केंद्र सरकार भी इतनी तेजी से आगे बढ़ी और केंद्र सरकार ने इसको, बिहार सरकार की संस्तुति को
तुरंत ही मान लिया और तमाम सेंटर और स्टेट रिलेशंस के जो संवैधानिक मर्यादा है, दायरे हैं सेंट्रल स्टेट सब्जेक्ट्स को, उनको दरकिनार करते हुए अपनी जांच एजेंसी सीबीआई के हवाले कर दिया। नतीजा जैसा मैंने पहले कहा आप सबके सामने है। एक आत्महत्या से शुरू हुआ मामला ड्रग्स के अवैध व्यापार पर जा टिका और अब इन गोस्वामियों को सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा ने झकझोरना बंद कर दिया है। मीडिया के चारण भाटों के गुरु लेकिन दोस्तों फंस गए। बहुत पुरानी कहावत है, आप भी जानते हैं, मैं भी, अति सर्वत्र वर्जेत। किसी भी चीज की अति बहुत खराब होती है। इतना उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ जहर उगला। उद्धव ठाकरे, उनके बेटे जो सरकार में मंत्री हैं, उनकी निष्ठा, उनके करैक्टर पर इतने सवाल उठाए गए। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को इतना अपमानित किया गया कि अति हो गई और अति सर्वत्र वर्जेत। फंस गए बेचारे अर्नब गोस्वामी। फंसे कैसे? मुंबई पुलिस ने गोस्वामियों के सरताज अर्नब गोस्वामी का काला चिट्ठा टीआरपी स्कैम के जरिए सामने ला दिया। 500 पेज की चैट जो बार्क के एक्स सीईओ या द देन सीईओ पार्थोदास गुप्ता और गोस्वामी के बीच हुई है, उसे टीआरपी स्कैम तक, केवल टीआरपी स्कैम तक जो मीडिया द्वारा इस समय सीमित किया जा रहा है, वो सीमित नहीं होना चाहिए जो मुंबई पुलिस लेकर आई है सामने। यह चेंज, ये जो टीआरपी स्कैम के जरिए जो सच सामने आया है, ये हमारे लोकतंत्र का, हमारे चौथे स्तंभ का, जो लोकतंत्र का सो कॉल्ड फोर्थ पिलर है, उसका पूरी तरह बिका होने, झूठ को खबर के नाम पर परोसने और राजनीतिक दल विशेष के काम करने का वह भयावह सच है जिस पर मैं समझता हूं ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। अर्नब गोस्वामी ने चैट में किससे क्या कहा है, किसके बारे में क्या कहा है, इस पर लेकिन चर्चा हो रही है। ये भी एक बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है ताकि मीडिया अपने घर के अंदर की कालिख को सामने लाने से रोक सके। पूरे सिस्टम की कलई खोलने वाली ये चैट डेमोक्रेसी के फ्यूचर पर भी और विशेषकर मीडिया के फ्यूचर पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। 2010 में भी मित्रों एक ऐसा ही किस्सा सामने आया था। कॉरपोरेट दलाल, कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया का, जो एक सफल कॉरपोरेट लॉबिस्ट होने और यदि थोड़े कड़वे शब्दों में कहूं तो उद्योग जगत और सत्ता के बीच सफल दलाल थी, उनके कुछ ऑडियो टेप्स लीक हुए। जरा पीछे मुड़कर देखिएगा जरूर। हम जल्दी भूलने वाले, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार वाले देश हैं। हमारे देश में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, तात्कालिक उफान आता है हमारी खून में और उसके बाद हम भूल जाते हैं। नीरा राडिया का टेप हो या नीरा राडिया के टेप से 6 बरस पहले आए अमर सिंह के टेप्स हो, अमर सिंह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी, अमर सिंह यादव और अनिल अंबानी जी, अमर सिंह जी और जयाप्रदा जी व अन्य लोगों के बीच के टेप्स हों। इन सब में यदि आपको याद हो तो पत्रकारों का दलाल चेहरा सामने आया, लेकिन हम कुछ समय हो हल्ले के बाद सब कुछ भूल गए। याद है कैसे बरखा दत्त, इतनी बड़ी पत्रकार, इतनी बड़ी कि नई पीढ़ी के पत्रकारों की वो आदर्श थीं, उनका सच सामने आया। हिंदुस्तान टाइम्स दैनिक अंग्रेजी अखबार के कंसल्टिंग एडिटर, देश के बड़े नामचीन एलीट अंग्रेजी पत्रकार वीर सांघवी का सच सामने आया। सब एक्सपोज हुए, अर्नब हुए और उसके बाद हम भूल गए। अर्नब और पार्थो की चैट में भी ऐसे कई बड़े नाम हैं। हल्की बातें हैं जो इन दिनों, जैसे मैंने पहला कहा, सोशल मीडिया में छाई हैं। प्रश्न पूछे जा रहे हैं चैट में एएस नाम का जो संदर्भ है वो कौन है? जवाब दिया जा रहा है ये गृह मंत्री अमित शाह हैं। अर्नब के प्रधानमंत्री संग संबंधों पर बातचीत की जा रही है। बड़ा वायरल हो रहा है कि कैसे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की मृत्यु पर अर्नब गोस्वामी जश्न मना रहे थे। अप्रैल 2019 की एक कथित चैट पर जमकर कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें पार्थो दास गुप्ता अर्नब से पूछ रहे हैं कि क्या वो सरकारी एजेंसी
टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर दबाव बनाने के लिए अमित शाह एएस के जरिए कोई मदद करवा सकते हैं? जवाब में अर्नब गोस्वामी लिख रहे हैं कि मुझे 3 पॉइंट्स भेजो जिनमें मैं ये समझा सकूं एएस को कि कैसे सरकार की एजेंसी TRAI उनके हितों के खिलाफ, उनके राजनीतिक हितों के खिलाफ काम कर रही है। अब प्रश्न ऐसी तमाम बातें हैं। प्रश्न ये है कि इसको लेकर हो हल्ला मचाया जा रहा है, लेकिन असली मुद्दे को छुपाया जा रहा है। असली मुद्दा मैं आपको याद दिला दूं, ऐसे ही हो हल्ला अमर सिंह के टेप्स, नीरा राडिया के टेप्स लीक होते समय हुआ था। बड़े नाम एक्सपोज हुए थे। फिर नीरा राडिया जी के टेप में तो बरखा दत्त, वीर सांघवी, नविका कुमार, जो अब टाइम्स नाउ अंग्रेजी चैनल की मुख्य एंकर हैं, इंडिया टुडे ग्रुप के तेज तर्रार पत्रकार, और उस समय तो सत्ता के सबसे बड़े लॉबिस्ट कहलाए जाने वाले प्रभु चावला जी का नाम, शंकर अय्यर जैसे नामचीन पत्रकार का नाम सामने आया था नीरा राडिया टेप्स में। नतीजा लेकिन सिफर रहा। नीरा राडिया आजकल इन दिनों एक बड़ी सफल उद्योगपति हैं, बहुत बड़ी हेल्थ केयर कंपनी चला रही हैं। सारे पत्रकार अपनी जगह डटे हैं। नविका कुमार टाइम्स नाउ को हेड कर रही हैं, बरखा दत्त अपना काम कर रही हैं, वीर सांघवी, शंकर अय्यर, प्रभु चावला सब कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, और पूरा मामला हमारी उच्चतम न्यायालय में बरसों से चल रहा है। अर्नब पार्थो चैट का भी मित्रों ऐसा ही हश्र होगा। वर्तमान सत्ता के साथ अर्नब के सुरताल मिलते हैं। टीआरपी स्कैम को किसी न किसी तरीके से दबा दिया जाएगा, तय मानिए। दब जाए तो भी कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला। नीरा राडिया टेप दबे, अमर सिंह के टेप दबे। संकट की असल बात भारतीय पत्रकारिता में लगातार आ रही गिरावट और उसकी विश्वसनीयता में लगातार आ रही गिरावट है। उसका दागदार होता जा रहा चेहरा है लोकतंत्र के 3 स्तंभ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर यानी कि विधायिकी, नौकरशाही, कार्यपालिका, और न्यायपालिका, जुडिशरी, और उसके साथ एक कथित चौथा स्तंभ मीडिया या पत्रकारिता। इनमें से 2 यानी विधायिकी, लेजिस्लेचर और कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव के ऊपर तो जनता का विश्वास दशकों पहले कांग्रेस राज के समय से ही उठना शुरू हो गया था। 1971-75 के दौर में जब इंदिरा जी ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस भी अपनी मनपसंद का इंदिरा जी ले आई थी, तब से न्यायपालिका पर भी हमारा विश्वास तेजी से उठना शुरू हुआ। और आज के हालात क्या हैं कि मीडिया और न्यायपालिका दोनों पर हमारा विश्वास पूरी तरह उठ चुका है। किसान आंदोलन में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों विशेषज्ञों की कमेटी बनाने की बात करी, उसके बाद किसानों का जो रिस्पांस रहा, सोशल मीडिया में जिस तरह की बातें आईं, उससे साफ पता चलता है कि हमारी जनता का, हमारे में से बहुत लोगों का न्यायपालिका से भी विश्वास बहुत तेज़ी से घट रहा है। आपको याद होगा 2017 की जनवरी महीना यही था जब 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आकर कहा था लोकतंत्र खतरे में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था डेमोक्रेसी इज़ अ डेंजर, और जनता में बड़ी खुशी हुई थी कि कम से कम कोई अंग तो लोकतंत्र का ऐसा है जो खुलकर ये बात कह रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जो सबसे महत्वपूर्ण जज थे रंजन गोगोई जी, उनका उसके बाद का इतिहास आप देखिएगा और किस प्रकार वो राज्यसभा जाने को तैयार हो गए। आज की खबर है उनको सरकार ने Z+ कैटेगरी की सुरक्षा भी दे दी है। इस सब से आम जनता के बीच में न्यायपालिका और मीडिया दोनों को लेकर बहुत ही ज़्यादा असंतोष है और विश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका है। और मैं पुनः दोहराता हूँ, अर्नब गोस्वामी, पार्थो दासगुप्ता की चैट में जो कुछ कहा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि वो TRI को इन्फ्लुएंस करने की बात कर रहे हैं, वो बार के जरिए TRP रेटिंग्स को उठाने और गिराने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, रेफरेंस बालाकोट पर हमला। ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। असल संकट, असल चिंता का विषय है पत्रकारिता का दलाली का दलदल बन जाना। इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। बहरहाल राष्ट्रकवि दिनकर 1960s के दशक में
आज़ादी के मात्र कुछ वर्ष बाद एक कविता लिख गए थे। चलते चलते उस कविता को आपको सुनाना चाहूँगा, जो आज ज़्यादा घातक रूप में हमारे सामने एक काला सच बन के खड़ी है। गौर फरमाइएगा दोस्तों, राष्ट्रकवि ने 60s में क्या कहा। हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 अधिक हों तो हम नाम गिनाएं। पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है, पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। घातक है, मेरी दिनकर जी की इन लाइनों पर गौर फरमाइएगा, ये आपसे अपील है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही यहाँ हमें मारा है। नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में। यज्ञाग्नि हिंद में समिध नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझी जाती है। रेफरेंस किसान आंदोलन, जिसको गलत कहा जा रहा है। ओ बदनसीब अंधे कमजोर अभागो, ओ बदनसीब अंधो भक्तो कमजोर अभागो, अब भी तो खोलो नयन नींद से जागो। वो अधि बाहुबल का जो अपलापी है, वो अधि बाहुबल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। तो हमारी आपकी ज्वाला ना बुझे और हम पहचान सकें कि हमारा इस लोकतंत्र का, इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। और ज़रूर इस बात पर चिंतन करें कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ किस प्रकार धीरे धीरे करके पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। यदि हमारी ज्वाला बुझ गई तो ये देश खत्म होगा, जिसके लिए आप और मैं, हम सब जिम्मेदार होंगे, केवल सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं। धन्यवाद।